कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12th की सीबीएसई का सैंपल पेपर जो फिजिक्स का रिलीज करा गया है, आज मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो पहले तो आप ये कर लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर जाकर के पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर डाउनलोड कर दीजिए और फिर 3 घंटे लगा करके शांति से उसको टाइम बांध करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जब आप वो सॉल्व कर लें तो अपनी आंसर शीट को सामने रखिए और जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन कराते जाता हूं उनको आप सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सीबीएसई का सैंपल पेपर इस बार 5 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 होंगे वन लाइनर और 4 होंगे असर्शन एंड रीजन के। सेक्शन बी 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 केस स्टडी होगी। केस स्टडी का मतलब पूरा पैराग्राफ दिया होगा उसमें, और फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, आई गेस एक केस स्टडी पर 4 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको टिक करना है। आपके पास एमसीक्यू सेक्शन ये रहेगा आपके लिए, राइट। ओके, अब सेक्शन सी जो है ये आपके पास 18 मार्क्स का है, इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। सबसे मेजर पार्ट यही है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वही आपको 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन तक इसमें लिख सकते हैं। हाँ, अगर कोई डेरिवेशन पूछ लेता है तो डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज 10-12 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इनमें से किसी में भी अगर ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इसके बाद में किसी में भी इनमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है। सेक्शन डी जो है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये इसमें आपके पास डेरिवेशन मैक्सिमम आने की संभावनाएं होंगी, मुश्किल से 2 या 3 डेरिवेशन रहेंगे। और सेक्शन ई जो है ये लॉन्ग आंसर्स होंगे, इसमें भी पार्ट्स होंगे, तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो अब एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन कराता चलता हूं। तो टोटल पेपर हो गया कितना, 33 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। और एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूं कि बेटा फिजिक्स का पेपर जो होता है ना वो लेंथी आता है, तो ज्यादा बेटर आइडिया ये है कि आप इसको पीछे से शुरू कीजिए, यानी कि लॉन्ग आंसर्स पहले कर लीजिए। ठीक है, बाकी पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे पास है आंसर नंबर 1। तो आप सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करें तो लिखा करें सेक्शन ए, और क्वेश्चन नंबर 1 की जगह लिखने की कोशिश कीजिए आंसर नंबर 1, क्योंकि आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, अब आप यहां से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो ये कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। अब यहां पर टेस्ला लिखा है, यानी कि ये चला गया मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में जूल यानी कि एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पूछा है, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आता हो और एनर्जी भी आती हो, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है -m.b, तो ये हो गया mu/b। u की यूनिट जूल और b की यूनिट टेस्ला, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो सिंपल सा आंसर है द physical quantity is magnetic moment। और इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तुरंत आंसर नंबर 2 पर आइए, जितना टाइम बचा सकते हैं बचाइए, अननेसेसरली लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं आंसर नंबर 2। कहता है मेंशन वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच अ वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर एमिटेड। तो ये बोलता है वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सीबीएसई की सॉल्यूशन शीट में गलत दे रखा है। देखो उन्होंने दे रखा है माइक्रोवेव, जबकि माइक्रोवेव और रेडियो वेव की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव होती है 0.1 मीटर से ऊपर की जितनी भी वेवलेंथ आती है सारी की सारी रेडियो वेव में काउंट हो जाती है। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर से ऊपर की जितनी भी आएंगी, और 10 सेंटीमीटर से जो नीचे की आएंगी वो आपके पास आ जाती है माइक्रोवेव में। तो ऑफकोर्स आपको जब दे रखा है 21 सेंटीमीटर तो ये रेडियो वेव जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेंशन वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो यूज पूछा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज रेडियो वेव, और यूज में आप इसमें कह सकते हो शॉर्ट बैंड, टीवी, रेडियो, सेलुलर टेलीफोन के कम्युनिकेशन में ये काम आता है। तो कई सारे यूजेस हैं, आप उसमें कोई भी एक लिख दीजिए कि इन वॉइस कम्युनिकेशन ऑफ सेलुलर फोन
फोन्स। आप लिख सकते हैं शॉर्ट बैंड में ये यूज होता है। आप लिख सकते हैं टीवी कम्युनिकेशन में। आप लिख सकते हैं एफएम रेडियो कम्युनिकेशन में। तो इनमें से कोई भी एक चीज आप लिख सकते हैं, राइट। और चलते हैं, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपने वेवलेंथ याद कर रखी हैं, आपके पास चैप्टर में दे भी रखी हैं, और ये जहां तक है एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो बैक एक्सरसाइज 8.14 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है ये। अच्छा, इसका भी और पार्ट भी है, तो पहले हम इसका और पार्ट कर लेते हैं। और पार्ट में बोलता है गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स। कौन सी लाइट वेव्स हैं? एक है 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम। ये क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है लाइट की स्पीड एक ही होती है, और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो मैक्सवेल ने दिया था वो है 1/√μ0ε0। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दो अलग अलग वेवलेंथ आपको दे दी है, और आपसे पूछा है कि बताइए वैक्यूम में इनकी स्पीड का रेशियो बताइए। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे तो ये वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम में तो इनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ये स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं है, चाहे रेड लाइट हो, चाहे वॉयलेट लाइट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे माइक्रोवेव हो, सबकी स्पीड सेम होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है वैक्यूम में। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर बोथ वेव्स। तो सो रेशियो इज 1:1। सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अब चलते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन एक बार यहां से पढ़ लीजिए। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट हम इधर मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और इस तरह से ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब भी ये एंट्री करेगा ये फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे मुड़ेगा, फिर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये ऐसे मुड़ेगा, फिर फोर्स ऐसे, फिर ये ऐसे बाहर आएगा। इसका मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये इसके डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि इसकी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो कि इसको सर्कुलर मोशन कराएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो यह है फोर्स डॉट एस, और थीटा हो जाएगा 90 और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो वर्क डन विल बी 0। और आपने ये बात 9th क्लास से पढ़ी है कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन 0 आता है, इसलिए इसका आंसर होगा 0 वर्क डन। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। बट मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल आपको समझा देता हूं एक्स्ट्रा करके। पहली चीज ये देखिए कि इसका फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, या यूं कह दीजिए कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं हो रहा है तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसमें? कांस्टेंट। पहली चीज। दूसरा, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? और स्पीड कांस्टेंट है बट इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी इसलिए इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी इसका चेंज हो जाएगा। और फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसका मतलब है एफ डॉट वी, यानी कि पावर भी क्या हो जाएगी इसकी? 0। जब वर्क नहीं हो रहा है तो पावर कहां से आएगा? तो ये सब छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम आंसर नंबर 4। चलिए लिख लिया आपने? ओके। तो आंसर नंबर 4 में कहता है कि एक सोलेनॉइड है, ये मान लीजिए आप एक सोलेनॉइड है और इसमें एक रॉड उसने लगा दी है, एन टर्न्स हैं, और आपसे बोलता है कि आयरन कोर इसमें डाल दी है। इफ द करंट
इलेक्ट्रिक करंट I इफ द करंट थ्रू दिस सोलेनॉइड इज रिड्यूस टू हाफ। अगर करंट आप इसमें से हाफ कर देते हैं तो L की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हम यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। इसका आपको फॉर्मूला याद होगा N इक्वल्स टू Li। जब भी आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालें L की वैल्यू या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें M की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलती है। तो L हो जाएगा N अपॉन I। N क्या है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सोलेनॉइड। तो फाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, B डॉट A। ठीक है, तो B हो जाएगा इसका सोलेनॉइड का म्यू नॉट Ni अपॉन L। एरिया मैंने A मान लिया, तो मेरे पास आ गया L आ गया N म्यू नॉट Ni A बाई L। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L आ गया, और इस फॉर्मूले में कहीं पर भी I नहीं आ रहा है, यानी कि L इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। अगर आप करंट चेंज भी कर देते हैं तो L पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका आंसर लिख देंगे, द इंडक्टेंस L विल रिमेन सेम। खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि वन लाइनर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अच्छा, इसका और पार्ट कर लेते हैं। और पार्ट में बोलता है एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपको दे रखा है I इक्वल्स टू 10 साइन 314t, और आपसे बोला है इसकी इफेक्टिव वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, यानी कि आपसे IRMS पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास I नोट आ जाएगा। तो IRMS यानी कि इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी I नोट बाय √2। 1/√2 होता है 0.707। I नोट की वैल्यू 10 यानी कि 7.07 एम्पियर इज द इफेक्टिव वैल्यू। फ्रीक्वेंसी F, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको 314, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास, ओमेगा क्या होता है 2 पाई F, तो F क्या हो जाएगा 314 अपॉन 2 पाई, 314 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150 हर्ट्ज। क्लियर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो और करके अगर आपको लिखना चाहें तो आप सिंपल इसमें लिख सकते हैं कि IRMS इतना है और फ्रीक्वेंसी इतनी है। खत्म। ये दो लाइनें आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अब करते हैं आंसर नंबर 5। आइए आंसर नंबर 5, एंगुलर मूवमेंट पूछ रहा है अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, बोहर मॉडल हाइड्रोजन का। तो आपको याद होगा बोहर की जो पोस्टुलेट थी उसमें सेकंड पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पर n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, और n क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसलिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आपके पास पूछा है एंगुलर मोमेंटम, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2h अपॉन 2 पाई आई मीन h अपॉन पाई। तो आप सिंपल लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज, और आप इसको लिख करके काम खत्म कर सकते हैं। यह है आपका आंसर। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर जो सीबीएसई की सॉल्यूशन की में है वो h अपॉन 2 पाई है, वो गलत है। ठीक है, आंखें बंद मत करके फॉलो करना। ठीक है, अब चलते हैं आंसर नंबर 6 की तरफ। चलिए आंसर नंबर 6 क्या कहता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने पढ़ा होगा सेकंड बुक में, शायद 3rd चैप्टर है आई गेस। उसमें यह होता है कि किसी भी अगर आप मेटल पर सूटेबल एनर्जी वाली लाइट डालते हो
तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जो यहां तक आते हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि इंसिडेंट लाइट जो होती है वो दो जगह काम आती है, पहला इसका वर्क फंक्शन, दूसरा इसका काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन की इक्वेशन थी h न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है, इट मींस h न्यू माइनस फाई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के पास टोटल कितनी एनर्जी है उसको निकालने का फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोस्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी एनर्जी दी जाती है q इंटू वी। क्लियर? तो अगर इसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट करा तो एनर्जी हो जाएगी q इंटू वी, और इसके पास जितनी एनर्जी है इसको रोकने के लिए भी इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतना ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू वी, और यही इसका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और वोल्टेज है इसके पास 4, तो 4 वोल्ट, तो ये बन जाता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए अगर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू 4v, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज योर आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्लियर? तो ये थे आपके पास 3, 4, 5, 6। अब चलते हैं आंसर नंबर 7 की तरफ। चलिए, तो अब चलते हैं आंसर नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये न्यूट्रॉन डीके की बात करता है। मैं पहले आपको डीके समझा देता हूं। एक होता है आपका नेगेटिव बीटा डीके, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके। न्यूक्लियस के अंदर ये दो प्रोसेस चलते रहते हैं। नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में चेंज होता है, और पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है। अब देखिए इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। यहां पर है चार्ज 0 और यहां पर है पॉजिटिव। इसको डिस्चार्ज करने के लिए साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसको आप बीटा पार्टिकल कहते हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। जबकि पॉजिटिव बीटा डीके में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 0 है, तो यहां से हमें एक निकलता है +1e0, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारे पास पॉजिट्रॉन, इसको आप बोलते हो बीटा पार्टिकल, इसको आप बोलते हो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। और यहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए न्यूट्रिनो निकलता है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होते हैं जो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए निकलते हैं। ये किसी भी मैटर से इतनी आसानी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन डीके और इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन डीके। अब क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि जब भी न्यूट्रॉन डीके होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ एक पार्टिकल और निकलता है। वो कौन सा पार्टिकल है? एंटी न्यूट्रिनो। तो हम लिख सकते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं लिखना। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके और पार्ट की तरफ। आइए, तो और पार्ट में क्या कहता है इसने एक इक्वेशन दे रखी है। देखते हैं ये इक्वेशन क्या है। इक्वेशन देता है 11 सोडियम 22 प्लस x gives 10 नियॉन 22 प्लस न्यूट्रिनो। ये निकल गया इसके साथ न्यूट्रिनो। अगेन वही एटॉमिक नंबर बैलेंस करना है और मास नंबर। तो मास नंबर पहले से बैलेंस है तो इसका होगा 0, और 11 प्रोटॉन है, यहां पे 10 प्रोटॉन है, तो इसमें से एक -1 कर दीजिए। अब बताइए ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है -1e0, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। यानी कि ये पार्टिकल जो है x है, x इज इलेक्ट्रॉन। दैट इज ऑल। सिर्फ इतना सा आंसर आपको लिखना है। क्लियर? अब चलते हैं आंसर नंबर 8 की तरफ। आंसर नंबर 8 ये कहता है हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन
ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। आपको याद होगा पीएन जंक्शन जो होता है इसमें पी टाइप और एन टाइप को जब आप मिलाते हैं तो पी टाइप में चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहां होते हैं हमारे पास इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयन का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से और इन होल को उधर जाने से रोकता है। इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। बट जैसे ही आप इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डोपिंग के लिए होल्स मिलाते हो तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ डिफ्यूज करते हैं और ये डिप्लीशन रीजन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह से वैरी करेगी, तो आंसर में सिंपली आप लिख देंगे कि डिप्लीशन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। बस चलिए अब करते हैं आंसर नंबर 9 की तरफ कूच। अच्छा, इसका और पार्ट भी है, सॉरी पहले इसका और पार्ट कर लेते हैं। आइए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से ही पता है कि ये आधी वेव को जाने देगा। अगर ये वेव इनपुट में दी है तो आपको आउटपुट में जो वेव मिलने वाली है वो इसकी आधी ही मिलेगी, यानी कि सिर्फ इतनी। और ये वाला पार्ट अगर और ज्यादा बना दूं मैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये इसको नहीं जाने देगा। तो ये अगर इनपुट है तो ये आउटपुट है, सिर्फ आधी वेव को ही इसने आउटपुट में जाने दिया। बट यहां पर देखने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको मान लूं ये 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में यहां पे कितना साइकिल आया, 1। और यहां पे कितने साइकिल आए, अब ये मत कह देना सर आधा साइकिल आया है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। तो ये इसका 1 साइकिल काउंट करता है। इसके लिए 1 साइकिल इतना है, फिर दूसरा साइकिल ये स्टार्ट हुआ है तो वेव चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका 1 साइकिल यहां से 0 से स्टार्ट होकर के यहां तक आ गया 0, तो ये इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर ये इसका दूसरा साइकिल आया, इसीलिए हम कह देंगे कि यहां पर भी इसमें कितने साइकिल आए हैं, इसका 1 ही साइकिल आया है। यहां भी कितना था इसका, 1 साइकिल। यानी कि इनपुट और आउटपुट में 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल सेम आ रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ये आउटपुट आपके पास ऐसा आ जाता, इस तरह से। और फिर आप कहते हैं कि 1 सेकंड में इसमें 0 से हाई फिर 0, 1 साइकिल 0 से हाई फिर 0, तो कितने साइकिल आ गए, 2 साइकिल। तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है, जबकि हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी जो इनपुट सिग्नल की रहेगी वही रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। तो हम लिख देंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी will also be 25 हर्ट्ज। बस खत्म। फुल वेव में डबल हो जाती है, हाफ वेव में डबल नहीं होती, उतनी की उतनी ही रहती। चलिए साहब, तो ये था आपके पास आंसर नंबर 8। चलिए अब चलते हैं आंसर नंबर 9 की तरफ। यह कहता है when the voltage drop across the PN junction increases, तो वोल्टेज ड्रॉप में चेंज दे रखा है 0.70 से 0.71, तो डेल्टा V कितना हो गया, 0.71 माइनस 0.70 यानी कि 0.01। ओके, और करंट में चेंज आपको दे रखा है 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 0.01 एम्पियर। अब आपसे पूछा है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के हिसाब से डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, और तो कुछ बचा नहीं करने को, आंसर है 1 ओम। खत्म, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 9।
अब चलते हैं आंसर नंबर 10 की तरफ। कहता है विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइट। लाइट के डिटेक्शन के लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आंसर है फोटो डायोड। इसकी वर्किंग भी दे रखी है एनसीईआरटी में, अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं हम। चलिए, तो ये था हमारे पास आंसर नंबर 10 तक। अब हम चलते हैं असर्शन और रीजन की तरफ। आइए, अब जिन बच्चों को असर्शन रीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको मैं कुछ टिप्स दे देता हूं और फिर इसको सॉल्व करता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातें सुनना। पहले तो इसमें देख लीजिए कि इसने क्या बोल रखा है कि कब ए, कब बी और कब सी टिक करना है। कहता है असर्शन और रीजन। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ए यूज करना है। क्लियर? अभी सुनना, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो आपको बी टिक करना है। आपको कैसे पता लगेगा? जब आपको दोनों स्टेटमेंट सही मिल जाए और आपको लगता है कि ये चीज कुछ और कह रही है, सही कह रही है बट कुछ और कह रही है, तो आप समझ जाना कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। समझ रहे? करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं घर में सबसे छोटा हूं, क्वेश्चन आया कि भाई सिसोदिया सर घर में छोटे हैं, ये असर्शन दे दिया कि ठीक है, सही बात है। अब इसकी वजह दी क्योंकि सिसोदिया सर का जो दोस्त है वो अपने घर में सबसे छोटा है। रीजन भी ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ? अब उसके घर का मेरे घर से क्या लेना देना? तो इस तरह की बातें होती हैं। अब जैसे ही मैं कहता हूं कि सिसोदिया सर घर में सबसे छोटे हैं, वजह वो सबसे लास्ट में पैदा हुए थे, अब यही वजह होती है। अब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलिए देखते हैं। अभी असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आप सी टिक करेंगे। असर्शन ठीक है, सॉरी असर्शन गलत है, रीजन भी गलत है, तो आप डी टिक करेंगे। अब क्वेश्चंस को पढ़ता हूं, समझना क्या कहता है। पहला कहता है, असर्शन कहता है कि इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। रुक जाओ आराम से। सपोज करो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहां पर एक डाइपोल को इस तरह से प्लेस कर दिया है। इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा QE और इधर की तरफ भी लगेगा QE, बट ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग करो, तो मैंने QE1 और QE2 कह दिया। तो बताइए इस पर नेट फोर्स तो आ जाएगा। नेट फोर्स क्या आएगा? अगर मैं कहता हूं कि E1 बड़ा है E2 से, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा Q इंटू E1 माइनस E2, और नेट फोर्स आ गया, इसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क कैसे निकलेगा? सपोज करो इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है इसके लिए, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरी डिस्टेंस 2L है, तो ये हो जाएगी आपके पास L आधी। ये एंगल को आप थीटा मान लीजिए। आपको याद होगा ये डिस्टेंस होती है 2L साइन थीटा, और इसका आधा कर दीजिए। 2L साइन थीटा का आधा हो जाएगा L साइन थीटा, और ये हो जाएगा L साइन थीटा। तो यहां से आपके पास ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की L, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई L साइन थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। इसकी वजह से टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस QE1 इंटू L साइन थीटा, और ये कैसा घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज। और ये कितना है? सेम QE2L साइन थीटा। ये भी इसको किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हम दोनों को जोड़ करके टॉर्क निकाल सकते हैं। अब टॉर्क लग गया तो रोटेटरी मोशन भी इसमें होगा। अब देखिए असर्शन क्या कहता है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल वी हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। असर्शन ठीक है, वजह समझिए। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो फोर्स भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है, तो रीजन भी ठीक है। और आपको पता है फोर्स लगता है तो ट्रांसलेटरी मोशन आता है, टॉर्क लगता है तो रोटेटरी मोशन आता है, यानी कि यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए इसका आंसर चला जाएगा 11 का आंसर जाएगा ए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर किसी चार्ज स्फीयर के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है, यहां से परपेंडिकुलर होता है और यहां से अगर आप आगे की तरफ जाते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। करेक्ट हो गया असर्शन। वजह देखते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। ग्रेडियंट वर्ड का यूज तभी होता है जब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं, तो ये भी बात सही होगी। बट क्या इसकी वजह यही है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr है, जिस यही एक वजह है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पोटेंशियल ये EPS के परपेंडिकुलर होता है? नहीं। आपने क्वेश्चन करा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस EPS के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो इसका एक कंपोनेंट E cos थीटा अलोंग द सरफेस आ जाता है, और किसी चार्ज को अलोंग द सरफेस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ जाएगा। जबकि EPS पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी भी चार्ज को मूव कराते हो तो वर्क डन 0 आता है। यह वजह होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर क्यों होता है, न कि ये तो इलेक्ट्रिक, ये तो क्या बताता है, ये तो बताता है कि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, सॉरी डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि ये EPS के परपेंडिकुलर क्यों होता है। तो EPS के परपेंडिकुलर की वजह ये है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला, इसलिए आंसर चला जाएगा इसका बी। दोनों बातें सही है, बट ये अलग बात कहता है, वो अलग बात कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। पहले मैं बता दूं, मिरर इस बार के सिलेबस से हट चुका है, बट इन्होंने दिया है। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस, बिल्कुल सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस कनकेव लेंस से मिलती जुलती हैं, और कनकेव लेंस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है, ओके, सही बात है। अब वजह देखना, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज। कॉन्वेक्स मिरर ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, कन्वर्ज नहीं करता है। तो यहां पे स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत हो गया, इसलिए आंसर जाएगा इसका सी। अब आइए 14 पे चलते हैं। 14 में क्या बोलता है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, दैट इज 30 सेंटीमीटर, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग। अब सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हमने लिखा था, इसके दो फॉर्मूले निकाले थे, एक था 1 + d/f और एक था d/f। तो d/f को हम बोलते हैं नॉर्मल सेटिंग। ठीक है, तो नॉर्मल सेटिंग में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है d/f। क्लियर? अब क्या बोलता है, फोकल लेंथ 30 नहीं होनी चाहिए। सपोज करो फोकल लेंथ 30 हो जाती है, d होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये मैग्निफिकेशन 1 से कम आ जाएगा, यानी कि चीज छोटी दिखाई देगी। जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप हम कोशिश करते हैं चीजों को जूम करने के लिए। तो बात तो सही है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते, असर्शन बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है आपके सामने समझ में आ गया ना, वजह ये है। अब देखते हैं ये क्या वजह देता है। ये कहता है फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m = d/f। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये होता है, तो रीजन भी ठीक है। बट क्या इसने ये बोला कि मैग्निफिकेशन 1 से कम हो जाता है, इसलिए नहीं यूज कर सकते? ये नहीं बोला, इसलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो मैं इसको भी बोलूंगा बी, इसका आंसर जाना चाहिए। तो ये था बेटा सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक आप इसको देखते रहिए। और कोई भी डाउट इसमें आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।